गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के अंतर्गत मेंडल के जो नियम संबंधी कुछ प्रयोग किया गया था, है ना, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपने मेंडल ने आनुवांशिकता क्षेत्र में किस पौधे पर जो है अपना प्रयोग किया, है ना, उसके कितने जोड़े गुणों का जो है उनके द्वारा अध्ययन किया गया, और जो कारक का जो उनके द्वारा जो विचार दिया गया, है ना, इसके बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है। जैसे इससे पहले एक छोटा सा और रिफ्रेश बता दें कि जो कारक होते हैं वो युग्मकों में या जो जनकों में जो है हमेशा किस में पाए जाते हैं, जोड़े में। जैसे लंबेपन के लिए हम कारक क्या लिखते हैं, कैपिटल टी। और दूसरा बौनेपन, तो बौनेपन के लिए कारक लिखा जाता है स्मॉल टी। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लंबेपन है वो बौनेपन के जो गुण है उसको क्या करेगा, पहले पीढ़ी में दबा देता है, इसलिए कहलाता है प्रभावी कारक, और ये कहलाता है अप्रभावी कारक। ठीक है। लेकिन जब गैमेट्स बनेगा तो उसमें दोनों कारक कभी भी साथ में उनके संतानों में हस्तांतरित नहीं होंगे, उसमें से एक ही होता है। ठीक है। तो इसमें दो कारक हैं, दो में उस समय कौन ज्यादा एक्टिव है वो कारक युग्मक में आएगा। इसी प्रकार इसमें से जो कारक ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा सक्रिय है, वो कारक फिर से आगे युग्मक में आएगा। ठीक है। और उसका आगे वंशागतिकी होगी। तो ये आपने इनके बारे में पहले ही पढ़ लिया है। अब जैसे यहाँ पर हम कारक को देख रहे हैं, ये दोनों कारक क्या है, समान है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस सम युग्मजी। इसमें ये कारक क्या है, ये भी समान है ना, दोनों टी समान है, इसलिए भी क्या कहेंगे, सम युग्मजी। लेकिन यदि यहां से एक टी और यहां से एक टी को हम वो कर दें ऐसा, है ना, तो यहां पर जो कारक बना उसमें एक लंबेपन को प्रदर्शित कर रहा है और दूसरा बौनेपन को प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए और दोनों जो है कारक चूंकि समान नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस या विषम युग्मजी। ठीक है। तो ये तो कारकों का विचार हो गया और कारकों का व्यतिकरण हो गया। अब हम देखते हैं मेंडल के जो नियम से संबंधित जो प्रयोग दिया गया था। मेंडल के नियम संबंधी प्रयोग। मेंडल ने जो है मटर के 7 जोड़े विपरीत लक्षणों को, 7 जोड़े अलग अलग विपरीत गुण वाले पौधों का उनके द्वारा मुख्य रूप से चुनाव किया गया, और उनका जो है 2 तरीके से प्रयोग किया गया, है ना। पहला ए संकर क्रॉस, एक संकर या एक संकरी क्रॉस, और दूसरा द्विसंकरी क्रॉस। मेंडल ने जो मटर के पौधों पर जो है विभिन्न प्रकार के क्या किए, प्रयोग किए, है ना। मटर के जो है 7 जोड़े, 7 विपरीत गुण वाले और विपरीत लक्षण वाले पौधों पर उनके द्वारा प्रयोग किया गया। और प्रयोग को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट दिए, एक तो एक संकरी क्रॉस और दूसरा द्विसंकरी क्रॉस। अब यहां पर हम पहले देख लेते हैं एक संकरी क्रॉस क्या है। जब एक समय में एक ही जोड़े विपरीत गुण वाले पौधों के जो है वंशागतिकी का अध्ययन करें तो उसे हम क्या कहेंगे, एक संकरी क्रॉस, है ना। और जब 2 विपरीत गुण वाले, है ना, 2 विपरीत गुण वाले पौधों के बीच जो संकरण होता है, उस संकरण का यदि हम अध्ययन करें तो क्या कहलाएगा, वो द्विसंकरी क्रॉस। तो पहले हम देख लेते हैं एक संकर क्रॉस या एक संकरी क्रॉस। तो जब एक ही गुण वाले पौधों के बीच होने वाले जो संकरण, है ना, की वंशागतिकी का जो अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं एक संकर क्रॉस, या वह संकरण या वह टेस्ट क्रॉस या वह संकरण क्रॉस जिसमें एक समय में एक ही जोड़े विपरीत लक्षण वाले पौधों की जो है वंशागतिकी का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं एक संकरण क्रॉस। इसके लिए भी मेंडल ने है 7 जोड़े जो पौधे, 7 विपरीत लक्षण वाले जो पौधों के बीच अलग अलग प्रकार से चुनाव किया, चुनाव करके उनका प्रयोग उनको जो है लेकर प्रयोग किया, है ना, जिनमें से कुछ प्रयोग निम्नानुसार हैं।
एक हम प्रयोग देख लेते हैं। एक संकर क्रॉस के अंतर्गत ऊंचाई में भिन्नता प्रदर्शित करने वाले, पहला ऊंचाई में भिन्नता प्रदर्शित करने वाले एक संकरी क्रॉस। मेंडल ने मटर के जो पौधे हैं उनमें से कुछ लंबे पौधे हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 6 से 7 फीट और कुछ बौने पौधे का चुनाव किया। ठीक है, ऐसे पौधे जिनकी ऊंचाई कितनी थी, लगभग 6 से 7 फीट और कुछ बौने पौधे, है ना, उनके द्वारा चुनाव किया गया और दोनों पौधों को जो है आपस में संकरण कराया गया, कृत्रिम परागण होने दिया गया। ठीक है, उनके पैतृक गुणों को जो है आपस में वो करके उन पर कृत्रिम परागण होने दिया गया। तो कृत्रिम परागण करने पर पहली पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन में जितने भी पौधे बने वो सब के सब संकर लंबे बने। ठीक है, मतलब जो प्रभावी कारक क्या हो गया, लंबेपन, और अप्रभावी कारक क्या हो गया, बौनापन। तो जो लंबे पौधे हैं वो अपना प्रभाव, अपना जो गुण जो है या लक्षण जो है वो पहले पीढ़ी में प्रदर्शित कर दिया, लेकिन दूसरा जो बौनेपन का जो लक्षण है उसमें विद्यमान होते हुए भी वो अपने आप को या अपने गुणों को जो है परिलक्षित नहीं कर पाया। लेकिन जब प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए, उन पौधों को फिर से आगे जब स्वपरागण होने दिया गया तो दूसरे पीढ़ी में जो है उनको 3 प्रकार के पौधे मिले। कुछ शुद्ध लंबे पौधे मिले, कुछ शुद्ध बौने पौधे मिले और 50% जिसमें जो पौधा मिला वो फिर से संकर लंबे पौधे मिले। ठीक है, जो 50% जो शुद्ध 50% जो संकर लंबे पौधे मिले उनको अगले पीढ़ी में फिर से स्वपरागण होने दिया गया, है ना। तो तीसरी पीढ़ी में जो पौधे बने उनमें से 75% पौधे जो है लंबे बन गए और 25% पौधे बौने पौधे बने। तो इस प्रकार से इनके बीच जो अनुपात हुआ, पहले जो सेकंड जनरेशन में जो अनुपात प्राप्त हुआ 1:2:1, और अगली पीढ़ी में अनुपात प्राप्त हुआ 3:1, जिसको हम एक रेखा चित्र के द्वारा ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। रेखा चित्र बना लेते हैं पहले, उसके बाद ये अनुपात क्लियर हो जाएगा। लंबा पौधा और बौना पौधा। लंबे पौधे के लिए उनके द्वारा कारक लिया गया कैपिटल T, और बौने पौधे के लिए उनके द्वारा कारक लिया गया स्मॉल t। इनको P1 या इन्हीं को कहते हैं पितृ पौधे। ठीक है, ये पितृ पौधे में जब कृत्रिम परागण कराया गया, पितृ पौधों में क्या कराया गया, कृत्रिम परागण। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल तरीके से स्वतः ही उनको क्या होने दिया गया, परागित होने दिया गया। तो इसमें एक गैमिट बना कैपिटल T और इसमें गैमिट बना स्मॉल t। ये क्या कराएंगे, युग्मक या गैमिट। इससे पहले हमने बताया कारक हमेशा जनकों में किस में पाए जाते हैं, जोड़े में पाया जाता है। तो यहाँ पर जोड़ा में है, ठीक है, और यहाँ भी जोड़े में है। लेकिन जब युग्मक का निर्माण होता है तो उस समय जो ज्यादा प्रभावी कारक होगा, है ना, जो ज्यादा प्रभावी कारक होगा, ज्यादा सक्रिय जो कारक होगा वो क्या होगा, युग्मक में हस्तांतरित होगा। तो इसमें से एक युग्मक में हस्तांतरित हो गया और इसमें से भी एक युग्मक में हस्तांतरित हो गया। जब इनके बीच क्रॉस हुआ तो जो पौधे बने वो किस प्रकार के पौधे बने, कैपिटल T और स्मॉल t, है ना। चूंकि यहाँ पर लंबापन का जो गुण है ना, लंबापन का जो गुण है वो प्रभावी गुण है या प्रभावी लक्षण है। इस कारण जो पौधे जितने भी पौधे बने वो जितने भी पौधे बने वो सब के सब संकर लंबे पौधे बने, संकर लंबे पौधे। और इसको उनके द्वारा नाम दिया गया F1 जनरेशन या फर्स्ट पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी में जितने भी पौधे बन रहे हैं वो सबके सब कितने प्रकार के बन रहे हैं, एक ही प्रकार के। ठीक है,
एक ही प्रकार के किस किस्म के या किस उनका लक्षण क्या मिलेगा, सबके सब होंगे संकर लंबे, है ना। संकर लंबे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें बौनेपन का भी गुण है विद्यमान, ठीक है ना। लेकिन बौनेपन के गुण विद्यमान होते हुए भी, उपस्थित होते हुए भी वो क्या हो गया है, छुप गया है, उसका गुण परिलक्षित नहीं हुआ। मात्र एक ही पौधे का गुण परिलक्षित हुआ, किसका, लंबेपन का, ठीक है। इसलिए इसको कहा गया संकर लंबे। अब आगे इनमें स्वयं परागण होने दिया गया, ठीक है। तो जब इसमें स्वयं परागण होगा तो आगे कितने प्रकार के पौधे बनेंगे, 3 प्रकार के। चलिए, जो संकर लंबे पौधे बने हैं इसको हम यहां लिख देते हैं, संकर लंबे पौधे, और ये कहलाएगा फर्स्ट पीढ़ी। इनमें आगे स्वयं परागण कराया जाए तो 3 प्रकार के पौधे बनते हैं। एक तो 25% जो पौधे मिलेंगे वो शुद्ध लंबे पौधे बनेंगे, है ना। 25% जो और पौधे बनेंगे वो शुद्ध बौने पौधे बनेंगे, और 50% जो पौधे यहां पे प्राप्त हो रहे हैं वो क्या होंगे, संकर लंबे। ये हो गया शुद्ध लंबे, ये पौधे हो गए शुद्ध बौने पौधे। तो इस प्रकार से इनके बीच क्या अनुपात मिला, 1:2:1, ठीक है। अब आगे इनमें फिर से स्वपरागण होने दिया जाए, और ये जनरेशन कहलाएगा F2 जनरेशन या F2 पीढ़ी, दूसरा जनरेशन हो गया वो, ठीक है। अब आगे इनमें फिर से स्वपरागण होने दिया जाए, स्वपरागण, इसी प्रकार इसमें भी लिख सकते हैं स्वयं परागण, स्वयं परागण। तो इनसे जितने भी पौधे बनेंगे वो क्या बनेंगे, हमेशा शुद्ध किस प्रकार के पौधे बनेंगे, यहां पर लंबापन है इसलिए जितने भी पौधे इसमें बनेंगे इनका फिर से स्वपरागण होने दिया जाए तो सभी पौधे जो है हमेशा शुद्ध लंबे पौधे बनेंगे। तो यहां पर हमेशा शुद्ध लंबे पौधे लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर यदि इनका स्वपरागण होने दिया जाए तो यहां पर जो पौधे बनेंगे वो सबके सब क्या होंगे, शुद्ध बौने, हमेशा शुद्ध बौने पौधे। और ये बीच में जो 50% जो पौधे मिले थे, है ना, वो किस प्रकार के थे, संकर लंबे। जब इनमें स्वपरागण होने दिया गया तो इसमें से 2 प्रकार के पौधे बने। एक तो 75% पौधे शुद्ध लंबे पौधे बने, और 25% जो पौधे बने वो शुद्ध बौने पौधे बने, ठीक है। इनकी प्रतिशत मात्रा कितनी हो गई, 75%, और इनकी प्रतिशत मात्रा बन गई यहां पर 25%। तो इसके अनुसार यहां पर अनुपात, दोनों का अनुपात क्या हो गया, 3:1, ठीक है। यहां पर क्या अनुपात मिला, 3:1। तो इस तरीके से इस प्रकार के जो संकरण क्रॉस होता है इसको कहते हैं हम एक संकर क्रॉस, जो एक समय में एक ही जोड़े विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्या कराया जा रहा है, संकरण कराया जा रहा है, और उनकी वंशागतिकी का अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अनुपात मिला हुआ है ना, जो तीसरे पीढ़ी में, इस पीढ़ी को हम कहते हैं 3rd जनरेशन या F3
पीढ़ी, तीसरे जनरेशन में जो पौधे मिले हैं जिनके बीच अनुपात क्या मिल रहा है, 3:1, 3:1 मिल रहा है, इसको कहते हैं जीनोटाइपिक अनुपात, जीनोटाइप, है ना। और यहाँ पर जो अनुपात मिल रहा है 1:2:1, कौन से पीढ़ी में, दूसरे पीढ़ी में, इसको कहते हैं फिनोटाइपिक अनुपात या फिनोटाइप्स। ठीक है, दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। एक चीज यहाँ पे और देख लीजिए कि जो कारक है पहले किस में थे, जोड़े में थे, है ना, लेकिन जब युग्मक बना तो क्या हो गए, अलग हो गए, है ना, अलग हो गए, तो उसी को कहते हैं पृथक्करण का नियम। फिर इसमें जो पहले पीढ़ी में जो पौधे मिले थे वो पौधे में किस प्रकार का गुण था, लंबेपन का, संकर लंबेपन। ठीक है, तो एक दो कारक है लेकिन एक ही का लक्षण जो है यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं प्रभाविता का नियम। तो इस प्रकार से मेंडल ने जो है अपना प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर क्या दिया, नियम दिया। ठीक है, जिनको आगे और पढ़ोगे। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। रंग में भिन्नता प्रदर्शित करने वाले, रंग में भिन्नता प्रदर्शित करने वाले एक संकर या एक संकरी क्रॉस, जब हम दो अलग अलग रंग वाले पौधों के बीच आपस में संकरण कराएं, है ना, तो उनके बीच जो वंशागतिकी किस प्रकार होगी उसका यदि हम अध्ययन करें तो क्या कहलाएगा, रंग में भिन्नता प्रदर्शित करने वाले पौधे कहलाएंगे। जैसे शुद्ध नस्ल के पौधे और शुद्ध नस्ल के जो पौधे हैं उनके बीच दो अलग अलग रंग को हम ले लेते हैं, है ना, एक लाल रंग को और दूसरा सफेद रंग को। लाल रंग के पौधे जिनके लिए हम कारक लिखते हैं कैपिटल R, ठीक है, और सफेद पौधे जिसके लिए कारक लिखते हैं स्मॉल r। यहां पर दो कारक हो गए, लाल रंग जो है सफेद पर क्या होता है, हमेशा प्रभावी होता है, तो ये प्रभावी कारक हो गया और इसके तुलना में ये अप्रभावी कारक हो गया। इन दोनों के बीच यदि क्रॉस करा जाए, है ना, इनको हम क्या कहेंगे, P1 पौधे कहेंगे, अर्थात पितृ पौधे कहलाएंगे। जब इनमें गैमेट्स बनेगा, मतलब इनमें कृत्रिम परागण कराया जाएगा तो गैमेट्स बनेंगे, है ना, या युग्मक बनेंगे। इसमें कौन सा युग्मक बनेगा, R, और इसमें युग्मक बनेगा स्मॉल r। ये हो गए युग्मक, और यहां पर हुआ कृत्रिम परागण। ठीक है, अब इनमें जब आगे संकरण होगा तो क्या बनेंगे, पहले पीढ़ी के, पहले जनरेशन के संतान उत्पन्न होंगे, संतति उत्पन्न होंगे, है ना, जिसमें कौन प्रभावी कारक है, लाल। इसलिए जितने भी पौधे बनेंगे वो सबके सब क्या होंगे, संकर लाल पौधे। और एक कहलाएगा फर्स्ट पीढ़ी या प्रथम F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन। ठीक है, अब आगे इनमें यदि फिर से स्वयं परागण होने दिया जाए, स्वयं परागण इसमें होने दिया जाए तो इसमें फिर से तीन प्रकार के पौधे बनेंगे। क्या क्या, RR अर्थात शुद्ध लाल पौधे, फिर RR संकर लाल पौधे, और दूसरा स्मॉल r अर्थात शुद्ध सफेद पौधे। ठीक है, ये क्या हो गए, शुद्ध लाल पौधे, संकर लाल पौधे और शुद्ध सफेद पौधे। ठीक है, इनके बीच अनुपात फिर से क्या होगा, 25%, 50%,
और यहां पर बनेगा 25%। फिर से इनके बीच अनुपात क्या हो मिल गया, 1:2:1, या लिख सकते हैं हम 1/4, 2/4 और 1/4। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये अनुपात बना, है ना। अब आगे इसमें फिर से हम क्या कराएं, अगली पीढ़ी में जो है स्वपरागण होने दें। ये तो कौन सा पीढ़ी हो गया, F2 पीढ़ी, F2 पीढ़ी हो गया, है ना। इसको आगे फिर से स्वपरागण होने दिया जाए तो इनसे जितने भी पौधे बनेंगे वो सब के सब क्या बनेंगे, हमेशा शुद्ध लाल पौधे बनेंगे। इसमें जितने भी पौधे बनेंगे शुद्ध हमेशा क्या होंगे, सफेद पौधे होंगे, शुद्ध सफेद, हमेशा जितने बार उनको संकरण कराया जाए। ठीक है, F3 जनरेशन के बाद उसके बाद जितने भी उनमें संकरण कराए वो हमेशा इसमें क्या बनेगा रहेगा, शुद्धता बने रहेगा, मतलब कारक जो है हमेशा शुद्ध रहेंगे, मतलब शुद्ध शुद्ध लाल पौधे उत्पन्न होंगे और इससे शुद्ध सफेद पौधे ही उत्पन्न होंगे। लेकिन यहाँ पर जो संकर लंबे पौधे हैं 50%, है ना, इनमें यदि स्वपरागण होने दिया जाए तो इसमें से फिर से 2 प्रकार के पौधे बनेंगे, आर और फिर स्मॉल आर और स्मॉल आर। यहां पर ये जो पौधे बने 75% ये क्या होंगे, शुद्ध लाल, और यहां पर जो 25% जो पौधे बन रहे हैं वो शुद्ध सफेद होंगे, शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद। इस प्रकार इनके बीच फिर से अनुपात क्या मिला, 3:1। ठीक है, आगे इनमें फिर से स्वपरागण होने दिया जाए, इनमें फिर से स्वपरागण होने दिया जाए तो हमेशा क्या बनेंगे, इनसे हमेशा शुद्ध लाल पौधे उत्पन्न होंगे और इनसे हमेशा शुद्ध सफेद पौधे उत्पन्न होंगे। तो ये कहलाता है रंग में भिन्नता प्रदर्शित करने वाले एक संकरी क्रॉस। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये जो एक रंग में भिन्नता प्रदर्शित करने वाले एक संकरी क्रॉस, है ना, इसका एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पर हम मेंडेलियन जो एक संकरी क्रॉस का अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो पहली पीढ़ी में ये जो फर्स्ट जनरेशन है, पहली पीढ़ी है ना, पहली पीढ़ी में जब स्वपरागण होने दिया गया तो उससे उत्पन्न जो संतान दूसरी पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न हुए, है ना, उनके बीच जो अनुपात प्राप्त क्या हुआ, 1:2:1। ठीक है, इनके बीच अनुपात क्या मिल रहा है, ये 25 है, 50 है और वो 25 है। तो इसको आपस में वो करेंगे, या फिर ये इसको हम लिख सकते हैं 1/4, 2/4 और 1/, फिर से 4 हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय यहां पर जो अनुपात मिला 1:2:1, इसी अनुपात को कहते हैं जीनोटाइप अनुपात। क्या कहा जाता है, जीनोटाइप। इसी प्रकार ये जो थर्ड जनरेशन में F3 पीढ़ी में यहां पर जो अनुपात मिल रहा है 3:1, ये 3:1 जो अनुपात है ये कहलाता है फिनोटाइप, या इसी को कहते हैं दर्श प्रारूपी। यहाँ पे जीनोटाइप का मतलब ये होता है कि उनके जीनिक स्ट्रक्चर जो है, उसके अंदर की जो जीनिक संरचना है ना, इसकी और इनकी, इनमें जो 3 प्रकार के जो पौधे मिले हुए हैं उनकी जीनिक संरचना क्या है, एक समान है, इसलिए उसको कहा जाता है जीनोटाइप। और जीनोटाइप जो अनुपात मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1:2:1। और ये जो है उनका दर्श प्रारूपी कहलाते हैं, अर्थात उनके फिनोटाइप्स कहलाते हैं, जिसमें पौधे जो है हमें यहाँ पर आकर क्या हो गए, शुद्ध हो गए, और वो शुद्धता जो है अंत तक बना रहेगा। अंत तक बने रहेगा मतलब इनमें और आगे संकरण कराया जाए तो हमेशा शुद्ध लाल पौधे उत्पन्न होंगे, इनसे आगे स्वपरागण होने दिया जाए तो हमेशा शुद्ध सफेद पौधे बनेंगे। फिर ये जो प्रयोग है मेंडल ने मात्र मटर के पौधे तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि जंतुओं पर भी इसका प्रयोग किया। तो जंतुओं पर प्रयोग करने पर उनको वही अनुपात प्राप्त हुए जो पौधों के साथ उनका प्रयोग करने पर उनको प्राप्त हुआ था। इसके लिए मेंडल ने जो है चूहे के 2 वो दिया, नस्ल लिया, एक तो काले चूहे और दूसरा
जंतुओं पर प्रयोग। मतलब एक संकर क्रॉस का किसमें भी प्रयोग किया गया, जंतुओं में भी प्रयोग किया गया। इसके लिए उनके द्वारा काले चूहे और एल्बिनो या सफेद चूहे, इनके बीच उनके द्वारा क्रॉस कराया गया। काले चूहे के लिए उनके द्वारा कारक बनाया गया कैपिटल बी और इसके लिए स्मॉल बी। इनमें जब गैमेट्स बनेगा तो क्या बनेगा, बी, और यहां से गैमेट्स बनेगा स्मॉल बी। ठीक है, इनमें जब आपस में संकरण कराया जाए तो यहां से बी और यहां से बी एक हो गया, फिर यहां से बी और यहां से बी, ये दो प्रकार के क्या बनेंगे, चूहे बनेंगे। लेकिन सभी के सभी किस प्रकार के होंगे, पहले जनरेशन के जो चूहे होंगे वो ये फर्स्ट जनरेशन का होगा। सभी के सभी संकर काले होंगे, संकर काले चूहे उत्पन्न होंगे। ठीक है, जैसे पौधों के साथ जब वो प्रयोग को किया गया तो उसमें सभी सभी एक ही, पहले पीढ़ी में जो है सभी एक ही लक्षण को परिलक्षित किए थे, तो इसमें भी एक ही लक्षण परिलक्षित होगा। कौन सा रंग, काला रंग। काला रंग क्यों परिलक्षित होगा, क्योंकि काला रंग एल्बिनो पर या फिर सफेद पर क्या है, प्रभावी है। ठीक है, इसलिए प्रभावी लक्षण, इसलिए पहली पीढ़ी में मात्र काला रंग ही उत्पन्न होगा। लेकिन अगले पीढ़ी में जब इनमें फिर से क्रॉस कराया गया दूसरी पीढ़ी में, तो दूसरी पीढ़ी में क्रॉस कराने पर 3 प्रकार के चूहे बने, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी। इनके बीच अगर क्रॉस कराया जाए तो यहां से बी और यहां से बी, दोनों कैपिटल है ना, इसलिए क्या होंगे, शुद्ध काले चूहे होंगे। ठीक है, फिर यहां से बी और फिर यहां से बी, इसमें एक कैपिटल है। प्रभावी कारक कौन है, काले रंग, इसलिए जो चूहा उत्पन्न होगा क्या होगा, काला होगा। ठीक है, इसी प्रकार इस तरफ देख लेते हैं, यहां से बी और यहां से बी, इसमें भी प्रभावी कारक कौन हो गया, कैपिटल बी, इसलिए क्या होगा, वो काला होगा। और यहां से बी और ए बी, इसमें ये शुद्ध जो है क्या पौधे, सॉरी चूहे बनेंगे, सफेद चूहे बनेंगे, है ना। तो यहाँ पे 3 जो चूहे हैं उनका रंग क्या होगा, काला होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक जो नस्ल प्राप्त हुआ वो क्या होगा, एल्बिनो होगा या सफेद होगा। तो इस तरीके से ये अनुपात मेंडल ने जो मटर के पौधों पर जो किया था उसी अनुपात से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जंतुओं पर भी क्रॉस करके प्रयोग को जो है दोहराया। अब हम देखते हैं द्विसंकर क्रॉस। बी मेंडल का द्विसंकरी क्रॉस। जब मटर के 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले, विपरीयासी लक्षण वाले पौधों के बीच वंशागतिकी का अध्ययन करें तो उस प्रकार के जो संकरण होता है या फिर क्रॉस होता है उसको कहते हैं द्विसंकरी क्रॉस, है ना। एक जोड़ी विपरीत लक्षण का अध्ययन कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, वो एक संकरी क्रॉस। जबकि 2 जोड़े विपरीत लक्षण वाले या विपरीयासी लक्षण वाले पौधों के बीच उनकी वंशागतिकी का यदि हम अध्ययन करते हैं तो उस प्रकार के क्रॉस को कहते हैं द्विसंकरी क्रॉस। मेंडल ने द्विसंकरी क्रॉस के अंतर्गत एक ऐसे पौधों का चुनाव किया, है ना, जिनके जो बीज का जो रंग है ना, और वो बीज का आकार वो किस प्रकार का है, उनको जो है आधार बनाकर आगे अपने प्रयोग को दोहराया। तो मेंडल ने जो है जो प्रयोग किया था उसमें गोल व पीले बीज, गोल व पीला बीज वाले पौधे और उसी प्रकार झुर्रीदार व
हरा बीज वाले पौधों के बीच क्या कराया, संकरण कराया। अब यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हो गए, दो जोड़ी हो गए। एक जोड़ी क्या हुआ, गोल व पीला, दूसरा जोड़ी क्या हुआ, झुर्रीदार व हरा। ठीक है, दो जोड़ी हो गए। तो दो जोड़ी विपरीत कैरेक्टर्स या विपर्यासी लक्षण वाले पौधों के बीच यदि हम क्रॉस कराएं तो वो संकरण को कहेंगे हम क्या, द्विसंकरी संकरण कहेंगे। इस संकरण में उनको पहली पीढ़ी में जो पौधे मिले वो एक ही गुण वाले पौधे मिले, लेकिन जब आगे उनमें स्वपरागण होने दिया गया तो जो स्वपरागण होने पर उनमें जो पौधे बने उनमें अनुपात क्या मिला, 9:3:1। ठीक है, 9:3:1 के अनुपात में पौधे जो है प्राप्त हुए, जिसमें कुछ पौधे जो है स्वतंत्र रूप से अपने गुणों को क्या करना शुरू कर दिए, परिलक्षित करना शुरू कर दिए। पहले पीढ़ी में तो दब गए थे, है ना। पहले पीढ़ी में किसका लक्षण परिलक्षित होगा, मात्र गोल व पीले का। लेकिन जब आगे उनको वो किया गया, फिर से उनमें स्वपरागण होने दिया गया, तो सभी पौधे जो है, कितने प्रकार के पौधे हैं, मतलब कितने इसमें लक्षण है, गोल, पीला, झुर्रीदार व हरा। तो यहाँ पर अनुपात कितना मिल रहा है, 1, 2, 3 और 4, है ना। यहाँ पे गोल और पीला के लिए जो है उनके द्वारा को बनाया गया, कारक बनाया गया या कारक बताया गया, कैपिटल R और कैपिटल Y और कैपिटल Y। ठीक है, ये जो कारक किसको प्रदर्शित कर रहा है, R गोल को, और Y किसको प्रदर्शित कर रहा है, पीले को। R फॉर रेड, Y फॉर येलो। ठीक है, इसलिए कारक हो गए। फिर इधर झुर्रीदार के लिए कारक बनाया गया उनके द्वारा स्मॉल R, और हरे रंग के लिए स्मॉल Y। ठीक है, इस तरीके से दो प्रकार के यहाँ पे दो अलग अलग विपर्यासी लक्षण वाले पौधे हो गए। इनमें जब गैमेट बनेगा कृत्रिम परागण द्वारा, इनको कहा गया P1 पौधे। ठीक है, P1 पौधे, इनमें जब गैमेट बनेगा तो क्या बनेगा, कारक जो है हमेशा जोड़े में तो रहता है, लेकिन जब युग्मकों में हस्तांतरित होते हैं तो क्या होंगे, एक एक होंगे। तो एक गोलपन का और एक पीलेपन का, अर्थात एक कैपिटल R और एक कैपिटल Y, ये हस्तांतरित हुआ। इसी प्रकार इसमें एक स्मॉल R और एक स्मॉल Y। ठीक है, एक झुर्रीदार का और दूसरा हरे का। तो इस प्रकार से एक क्या बना यहाँ पर, युग्मक, गैमेट्स। अब इनमें आगे स्वपरागण होने दिया जाए या परागण होने दिया जाए तो कितने प्रकार के पौधे बनेंगे, मात्र एक प्रकार के पौधे बनेंगे, क्या, कैपिटल R, स्मॉल R, कैपिटल Y और स्मॉल Y। ठीक है, ये जितने भी पौधे बनेंगे वो सब के सब क्या होंगे, गोल तथा पीले बीज वाले होंगे। संकर गोल तथा पीले बीज वाले पौधे। ठीक है, और इसको कहा जाएगा F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को इधर लिख देते हैं। ये कौन सा पीढ़ी हो जाएगा इनके लिए, F1 पीढ़ी। ठीक है, ये पहली पीढ़ी में एक ही प्रकार के पौधे बने, जिसमें से जो प्रभावी कारक कौन कौन है, गोल व पीला। इसलिए यहाँ पर जो लक्षण परिलक्षित हुआ पहले पीढ़ी में, वो कौन से पौधे का लक्षण परिलक्षित हुआ, मात्र गोल व पीलापन का। लेकिन यहाँ पर झुर्रीदार व हरापन का जो लक्षण है अभी भी पौधे के अंदर अंतर्निहित है, लेकिन क्या है, वो छुपा हुआ है। ठीक है, जो अगले पीढ़ी में जब उनमें वो किया जाएगा, स्वपरागण होने दिया जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, वो अपने अपने को परिलक्षित करना शुरू कर देंगे। फिर अब आगे इनसे गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, इनमें जो है स्वपरागण होने दिया जाए, स्वयं परागण होने दिया जाए, तो इसमें दो प्रकार के वो बनेंगे गैमेट्स। एक तो R Y Y, इसी प्रकार R और Y Y। ये भी संकर गोल पीले पौधे हो गए, बीज वाले पौधे हो गए, और ये भी संकर गोल तथा पीले बीज वाले पौधे बन गए, है ना। अब आगे फिर से इनसे एक को हम लेकर क्या बना लेते हैं, गैमेट्स कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। ठीक है, यदि यहां पर एक क्लियर हो गया तो इस बहुत इजी है ये, R Y और Y, यहां से R और यहां से Y, R और Y। ठीक है, एक बन गया। फिर
आर और यहां से वाई। यहां से आर और यहां से वाई, तो ये हो गया कैपिटल स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ये हो गया। इसी प्रकार इधर देख लेते हैं, आर और स्मॉल वाई और दूसरा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। कितने बन गए गैमेट्स? 4 बन गए, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब ये 4 प्रकार के गैमेट बने, है ना। 4 प्रकार के क्या बन गए? यहां पर गैमेट्स बन गए। किससे? इससे। उसी प्रकार 4 प्रकार के गैमेट किस में बनेंगे? इसमें बनेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएगा? एक तरफ 4 और दूसरी तरफ 4। अब इसको आगे चेकर बोर्ड को बना लेते हैं, चेकर बोर्ड से स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार ये बनेंगे। युग्मक और इधर भी होगा युग्मक। ठीक है, युग्मक कौन कौन से बने थे? एक तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ठीक है, दूसरा और बना था कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ये 2 बन गए, है ना। तीसरा बना था स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और चौथा बना था स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये एक तरफ का हो गया। ठीक है, दूसरे तरफ हम ऐसे और लिख लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, है ना, फिर कैपिटल आर और स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इस तरीके से इधर भी गैमेट्स हो गए और उधर भी गैमेट्स हो गए। यहां पर अब 16 खाने बना लेते हैं। ये 4 हो गया, 4 8 हो गया, 4 12 और 4 16 खाने बन गए। ठीक है, गैमेट्स कैसे बना वो क्लियर हो गया ना। ये कैसे आया ये समझ में आ गया। जो हमने पहले इससे पहले क्या लिखा था, आर वाई और वाई, उसी प्रकार एक तरफ और लिखे थे ऐसा, आर वाई और वाई। इसी से हम एक से एक तरफ का गैमेट और दूसरे से दूसरे तरफ का गैमेट निकाले हैं, है ना। अब इसको आगे इस खाने में भरना बहुत इजी है। कैसे इजी है? यहां से क्या है ऊपर में? कैपिटल आर, और यहां पर क्या है? कैपिटल आर। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? दोनों कैपिटल आर को लिख देंगे, है ना। फिर यहां पर वाई क्या है? कैपिटल, और यहां भी वाई क्या है? कैपिटल, इसलिए वाई और वाई। ये पहला खाना भर गया। ठीक है, दूसरे खाने को भरना है, तो यहां पर क्या है? आर कैपिटल है, और यहां पर आर क्या है? ये भी कैपिटल है ना। तो दोनों के आर कैपिटल है, इसलिए लिखेंगे क्या? आर कैपिटल, और फिर वाई यहां पर कैपिटल, और यहां पर क्या है? स्मॉल, इसलिए यहां पर लिखेंगे वाई और वाई। ये क्लियर हो गया। फिर अगला में देखते हैं, यहां पर आर क्या है? कैपिटल, और वहां पर आर क्या है? ये आर स्मॉल है, इसलिए कैपिटल को पहले लिखते हैं, इसलिए यहां पर लिखेंगे आर और फिर स्मॉल आर। फिर दोनों वाई क्या होंगे? ये भी कैपिटल है और ये भी कैपिटल है, अर्थात वाई और वाई। ये क्लियर हो गया। फिर आगे चलते हैं, ये आर क्या है? कैपिटल, और उधर आर क्या है? स्मॉल, है ना। तो ये हो गया आर और आर। यहां पर वाई क्या है? कैपिटल, और वहां पर वाई क्या है? स्मॉल। ये एक लाइन भर गया। ठीक है, एक लाइन जो भर गया उसमें पौधे जो उत्पन्न हुए वो किस प्रकार के होंगे? आर किसको प्रदर्शित करता है? गोल को। आर किसको प्रदर्शित कर रहा है? गोल को, है ना। और वाई किसको प्रदर्शित करता है? पीला को। तो ये जो पौधे बनेंगे क्या होंगे? गोल और पीला। ये जो पौधे में फिर से आर क्या है? प्रभावी कारक है ना, और किसको प्रदर्शित कर रहा है? गोल को। और वाई किसको प्रदर्शित कर रहा है? पीला को। तो ये भी पौधा किस प्रकार का होगा?
गोल व पीला। तो यहां पर हम लिख सकते हैं गोल पीला, व लिख रहा था, इसको पीला कर देते हैं, है ना। गोल पीला, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, गोल और पीला। ये भी हो जाएगा गोल व पीला। यहां पर 2 कारक हैं या 4 कारक हैं, 4 कारक में से कैपिटल जो कारक है ना, आर जो है क्या है, प्रभावी है, किसके अगेंस्ट, स्मॉल आर के या झुर्रीदार के अगेंस्ट, ठीक है। इसलिए कौन प्रभावी कैरेक्टर हो गया, गोल। और वहां पर वाई प्रभावी कैरेक्टर है, कैपिटल वाई, है ना। कैपिटल वाई किसको दर्शा रहा है, पीला को। तो ये भी क्या होगा, गोल और पीला। इस प्रकार एक लाइन कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे में देखते हैं, चलिए। यहां आर क्या है, कैपिटल, यहां पर आर क्या है, कैपिटल। तो 2 कैपिटल आर लिख दिए, ठीक है। फिर यहां पर वाई क्या है, कैपिटल, और यहां वाई स्मॉल है, इसलिए लिखे कैपिटल आर आर और वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर अगला उसमें लाइन में चलते हैं। आर क्या है, कैपिटल, यहां पर भी आर कैपिटल है, इसलिए आर आर। यहां पर वाई स्मॉल और वहां पर भी वाई स्मॉल है, इसलिए लिखेंगे यहां पर वाई वाई, ठीक है। फिर यहां पर आर कैपिटल और वहां पर आर क्या है, स्मॉल, इसलिए पहले कैपिटल उसके बाद स्मॉल। यहां पर वाई स्मॉल है और वहां पर वाई कैपिटल है, मतलब ये झुर्रीदार हरा रंग को प्रदर्शित कर रहा है और वो पीला रंग को प्रदर्शित कर रहा है। तो पीला का रंग जो है प्रभावी कारक है, इसलिए उसको हम पहले लिखेंगे, और हरा रंग जो है अप्रभावी कारक है, इसलिए उसको बाद में लिखेंगे। फिर ये आर जो है कैपिटल है और वहां पर आर क्या है, स्मॉल, इसलिए पहले कैपिटल और उसके बाद स्मॉल। फिर यहां पर वाई स्मॉल और वहां पर वाई क्या है, ऊपर वहां पर क्या है, स्मॉल है ना। यहां पर भी स्मॉल, तो दोनों हो गए स्मॉल। क्लियर हो गया। अब यहां पर फिर से इसको हमें बताना है कि ये पौधे किस प्रकार के होंगे। तो यहां पे कारक, प्रभावी कारक क्या है, गोल, और दूसरा पीला, इसलिए क्या होगा, ये गोल पीला। फिर यहां पे प्रभावी कारक क्या है, गोल, है ना, और एक किसको प्रदर्शित करता है, हरा, तो गोल और हरा होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, गोल व हरा, ठीक है। यहां पर गोल और पीला, फिर यहां पर गोल व हरा। अब अगला देखते हैं, तीसरा। यहां पर आर क्या है, कैपिटल, और यहां पर आर है स्मॉल, है ना। तो आर आर, फिर दोनों आए हो गए कैपिटल, फिर ए आर स्मॉल और ए आर कैपिटल है, इसलिए पहले कैपिटल और उसके बाद स्मॉल, फिर वाई और वाई। फिर अगला उसमें देखते हैं, दोनों आर क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे, है ना। फिर दोनों वाई क्या होंगे, कैपिटल। फिर यहां पर आर और वहां पर आर दोनों क्या हो गए, स्मॉल, इसलिए आर आर, और वहां स्मॉल वाई स्मॉल और यहां पर वाई कैपिटल, तो वाई और वाई। आप यहां पे वो देख लेते हैं, ये गोल को प्रदर्शित करता है और ये पीला को। यहां पर एक गोल को प्रदर्शित करता है और ये पीला को। यहां पर ये झुर्रीदार को प्रदर्शित करता है और ये पीला को, झुर्रीदार को और ये पीला को। यहां पर ये झुर्रीदार और ये पीले को, ठीक है। फिर अगला लाइन देख लेते हैं, यहां आर कैपिटल और यहां से आर स्मॉल, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसी प्रकार यहां पर आर कैपिटल और यहां पर स्मॉल, फिर दोनों वाई जो है हो जाएंगे स्मॉल, फिर आर आर और एक वाई कैपिटल और एक वाई स्मॉल। और अंतिम जो चेकर है, इस अंतिम चेकर में दोनों आर छोटे होंगे और दोनों वाई छोटे होंगे। अब फिर से इसका कैरेक्टर देख लेते हैं, कौन क्या कहलाएगा, है ना। आर यहां पर है, इसलिए किसको प्रदर्शित करेगा, गोल को। फिर वाई किसको प्रदर्शित करेगा, पीले को, इसलिए क्या होगा, गोल व पीला। फिर यहां पर आर कैपिटल है, इसलिए गोल को प्रदर्शित कर रहा है, और वाई स्मॉल है, इसलिए हरा को प्रदर्शित कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये गोल व हरा। फिर यहां पर झुर्रीदार व पीला, और वहां पर झुर्रीदार व हरा।
इस तरीके से सभी लक्षण अपने अपने को क्या कर लिए, स्वतंत्र रूप से परिलक्षित कर लिए। तो इससे एक नियम बना जिसको कहते हैं स्वतंत्र अभिवहन का नियम। चलिए इसमें और लिख देते हैं, ये भी क्या हो गया, गोल व पीला, फिर गोल व हरा, गोल व पीला, गोल व हरा, फिर गोल पीला, गोल पीला, ये हो गया झुर्रीदार पीला, है ना, ये भी हो गया झुर्रीदार और पीला, ये हो गया गोल पीला, है ना, फिर ये हो गया गोल और हरा। अब यहाँ पे वो अनुपात को गिन लेते हैं, है ना, 9:3:3 निकलना चाहिए। वो कैसे निकलेगा, चार प्रकार के पौधे बन रहे हैं, है ना। वो चार प्रकार के पौधे कौन कौन से हैं, एक तो गोल व पीला, गोल व पीला बीज वाले पौधे, ये जो गोल और पीला बीज वाले जो पौधे बन रहे हैं, है ना, इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 9। देख लीजिए 9 है कि नहीं है, 1 2 3 4, ठीक है, 5, फिर 6, फिर 7 8 और 1 9 निकल गया। गोल व पीले बीज वाले पौधे कितने निकल गए, 9, ये पहला हो गया। दूसरा देख लेते हैं, गोल व हरे बीज वाले, गोल व हरा बीज वाले पौधे, गोल व हरा कौन कौन से हो गए, एक गोल यहां पर एक हो गया, है ना, गोल व हरा, एक गोल व हरा 2 और गोल व हरा 3, ठीक है, ये 3 इनकी संख्या निकल गया। फिर तीसरा देख लेते हैं, झुर्रीदार व पीला बीज, झुर्रीदार व पीला बीज जिसमें स्मॉल आर है, 1 2, है ना, और 3, 1 2 और 3, इसकी संख्या भी कितनी हो गई, 3 हो गई। और लास्ट में झुर्रीदार व हरा बीज वाले पौधे, ये कितने की संख्या में है, 1 की संख्या में। इस प्रकार इनमें जो अनुपात मिला 9:3:3:1, 9:3:3:1 बराबर टोटल कितना हो गया, 16। ये क्लियर हो गया। अब इसके मतलब ये है कि जो एलिस, जो कारक पहले पीढ़ी में क्या हुए थे, छुपे हुए थे, अपने लक्षण को छुपाए हुए थे, है ना, प्रभावी लक्षण जो है वो उसको, उसके लक्षण को क्या कर दिया था, छुपा दिया था। लेकिन जब आगे उनमें स्वपरागण होने दिया गया तो दूसरी पीढ़ी में, है ना, सभी पौधे जो है अपने अपने लक्षण को, गुणों को जो है क्या करना शुरू कर दिए, स्वतंत्र रूप से परिलक्षित करना शुरू कर दिए। इसी को कहते हैं मेंडल का द्विसंकर क्रॉस, है ना। और मेंडल के द्विसंकर क्रॉस को चेकर बोर्ड के द्वारा समझाइए, ऐसा हमेशा मतलब पूछा भी जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो यहाँ पर अनुपात मिला है, ये अनुपात याद रहने चाहिए। फिर निकालने के जो तरीके हैं, है ना, बहुत इजी है, बहुत आसान है। बस एक बार आप युग्मक को जो बना लिया और बनाने के बाद जो है इस प्रकार आपको यहां से पॉइंट आउट करके क्या करना है, लिखना है अलग से, ठीक है। तो आज आपने आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के अंतर्गत मेंडल के नियम संबंधी जो प्रयोग हैं, क्या क्या, एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस, ठीक है, इसके बारे में अध्ययन किया, है ना। धन्यवाद।